हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि नर्सिंग रिसर्च क्या है। ठीक है। तो नर्सिंग रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च का मतलब क्या रहता है कि वापस से सर्च करना। ठीक है, जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है या जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसको वापस से जाके देखना और उसके बारे में जान या खोजबीन करना। ठीक है। सर्च का मतलब क्या होता है? सर्च का मतलब होता है कि कोई चीज़ को ढूंढना, है ना। कोई चीज़ को हम ढूंढते हैं, तलाशते हैं। ठीक है। रिसर्च का मतलब क्या है? जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज वगैरह हैं हम उसको वापस से जाके ढूंढते हैं, परखते हैं और देखते हैं कि हम कोई कोई न्यू न्यू आइडियाज से वापस आ सकते हैं क्या, या कुछ नया नया इंटरवेंशंस दे सकते हैं क्या। ठीक है। जैसे कम पैसे में हम ज़्यादा आउटपुट दे पाएंगे क्या। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिसर्च। और नर्सिंग रिसर्च का मतलब है कि नर्सिंग की जो भी हमारी फील्ड है उसमें हम न्यू न्यू जो भी है एडवांसमेंट करते हैं, ताकि जो हमारा एविडेंस बेस्ड केयर है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, और अच्छे से हो पाए। ठीक है। तो रिसर्च का मतलब क्या है? एक वेल डेवलप्ड और रिलायबल बॉडी ऑफ नॉलेज रहती है, फाउंडेशन फॉर एनी प्रोफेशन। ठीक है। तो प्रोफेशन के लिए क्या रहता है? हम रैंडमली कोई भी चीज़ नहीं करते हैं। प्रोफेशन का मतलब क्या है कि एक अच्छे से वेल डेवलप्ड एक बॉडी रहती है, मतलब नॉलेज जो भी हमारे हमने सीखा है बराबर से, हम वही सारी चीज़ें उसमें यूज़ करते हैं और उसके बाद एक पुख्ता फाउंडेशन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नर्सिंग में हर जगह जो भी आपका आईएम इंजेक्शन का जो भी प्रोटोकॉल या प्रैक्टिस होगा, या ऑस्की करवाया होगा आप लोगों को, है ना, डेमोन्स्ट्रेशन रीडेमोन्स्ट्रेशन सेम ही करवाया होगा, कुछ अलग से नहीं प्रोसेस बताया होगा, है ना। तो आईएम इंजेक्शन के लिए जैसे डेल्टॉइड और ग्लूटियल। ठीक है। तो वेंट्रो ग्लूटियल या डोर्सो ग्लूटियल जो एस्पेक्ट हो गए, यही तीन एस्पेक्ट आपको बताया होगा, और बच्चों में बताया होगा कि वास्टस लैटरलिस आपको यूज करना है। ठीक है। तो ये ऑल ओवर यूनिवर्सल सेम होता है। ठीक है। जो भी हम हाईली स्ट्रक्चर्ड नॉलेज अटेन करते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से अरेंज किया जाता है एक प्रोसेस या एक मेथड में, या तो फिर बहुत एकदम पुख्ता फाउंडेशन रखते हैं, या कभी कभी लूजली भी अरेंज कर लेते हैं कि ठीक है, हम एक आइडिया लगा देते हैं कि ऐसा 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 करने से ये हो जाएगा। ठीक है। ट्रायल एंड एरर हर चीज में रहता है। तो जब भी एक प्रोफेशन डेवलप होता है तो चीजें डेवलप होती है। ठीक है। लाइक एक पक्का फाउंडेशन रहता है और एक कुछ लूजली चीजें, पर वो ऐसे कोई भी रैंडमली हम कोई भी चीज लूज लेके ये नहीं करते। तो सेम नर्सिंग में भी वैसे ही रहता है। ठीक जैसे रिसर्च में भी वैसा ही रहता है, पुख्ता चीजें हमें पता है कि हमको यही करना है। लाइक एग्जांपल, आपके टूल्स फिक्स रहते हैं। ठीक है। अगर आप क्वेश्चनर जाओगे तो आप क्वेश्चंस ही बनाओगे, आप उसको स्किट जाके नहीं दिखाओगे। आप लेसन प्लान बनाओगे तो लेसन प्लान दोगे, प्री और पोस्ट टेस्ट करोगे। तो ये स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, एकदम पुख्ता फाउंडेशन। लूजली अरेंज प्रोसेस है कि आप कभी कभी फ्लेक्सिबल हो जाते हो पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है। देन आपका हाइपोथेसिस जनरेट होता है। ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें एकदम पुख्ता होती है, कुछ कुछ लूजली अरेंज होती है। ठीक है। अभी अनस्ट्रक्चर्ड मेथड्स क्या क्या है रिसर्च के? तो ट्रेडिशन, ट्रेडिशन के हिसाब से किया जाता है। लाइक एग्जांपल, जैसे बेड बाथ पहले जैसे डेवलप हुआ था कि एक टब लेना है, उसमें टॉवेल लेना है, सोप वाटर, फिर प्लेन वाटर। ठीक है। यही सारी चीजें अभी भी फॉलो की जाती है। ठीक है। कोई कोई हॉस्पिटल्स एडवांस हो गए तो वो क्लोरहेक्सिडिन के वाइप्स पहले से ही अवेलेबल रहते हैं उसके हिसाब से, लेकिन ट्रेडिशनली जो टब एंड बाथ मेथड रहता है, जो टब वाला, वो ही यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अथॉरिटी, जैसे अथॉरिटी लाइक पहले लीगल आपका एस्पेक्ट किया जाएगा, देन उसके बाद आप पायलट स्टडी करोगे, देन मेड स्टडी करोगे। ठीक है। तो ये बराबर से ये मेथड किया गया है। देन इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब क्या है आपका? कि कभी कभी हमारी गट फीलिंग बोलती है कि यार ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, दैट इज इंट्यूशन। ठीक है। तो हम इंट्यूशन के हिसाब से जाएंगे। फिर एक्सपीरियंस, जैसे हम मानते हैं कि जो एक्सपीरियंस स्टाफ नर्सेज रहते हैं वो जो न्यू लोग रहते हैं उनके हिसाब से अच्छे रहते हैं। हमने बहुत बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं अरे जो मतलब जो सीनियर नर्सेज है उनके हाथ बहुत हल्के रहते हैं इंजेक्शन देने के लिए, जूनियर नर्सेज का थोड़ा भारी लगता है। ठीक है। टेक्निक दोनों की सेम है, पर यह है कि हम ज्यादा रिलायबल सीनियर नर्सेज पे रहते हैं। इससे भी जो कंसल्टेंट वगैरह रहते होंगे वो देखते होंगे कि सीनियर नर्सेज कौन है, किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। इसलिए जब भी आप जॉब के लिए जाते हो सबसे पहले पूछा जाता है कि कितना एक्सपीरियंस है ना। जैसे कि मैंने पहले बताया कि नेक्स्ट पॉइंट है ट्रायल एंड एरर। हर चीज पे हम ट्रायल एंड एरर तो हमारा चलता ही है। ठीक है। लाइक एग्जाम्पल, हम भी कभी कोई ड्रेस वगैरह खरीदने जाते हैं,
ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर तो करते ही, पहले ट्रायल करते हैं, कुछ कुछ चीजें नहीं पसंद आती है, फिर कुछ पसंद आती है। ऐसा तो नहीं ना कि हम सोच के चाहते हैं पर्पल कलर का ड्रेस लेना है, वो ही एक आइडिया वगैरह रहता है कि इस पैटर्न में लेना, लेकिन ऐसा तो नहीं ना जो पहला हम चूज करते हैं या पहला जो उठाते हैं वही हम ले लेते हैं। हाँ, वी ट्राई, देर आर ए नंबर ऑफ एरर्स एंड देन वी मेक इट अप फॉर दैट एरर्स, एंड देन फिर वो चलते ही रहता है प्रोसेस। ठीक है, देन नेक्स्ट अभी हम देखेंगे एक एक पॉइंट कैसे कैसे करते हैं। जैसे ट्रेडिशन, तो हमारे कल्चर में या नर्सिंग प्रोफेशन में कुछ कुछ बिलीव्स है जो एक्सेप्ट होती है, वो ही ट्रूथ मानी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला टब वाला मेथड। ठीक है, उसके बाद जैसे बोला है कि फीवर वगैरह के टाइम पे, ठीक है, हम पैरासीटामोल वगैरह बाद में एडमिनिस्टर करते हैं, पहले पेशेंट्स को अच्छे से जो भी आपका टैबलेट्स पहुंचेंगे ये सारी चीजें करते हैं। हाइड्रेशन थेरेपी है ना, अभी भी बहुत बार जब आप लोगों को मतलब ये होता है, पेशेंट डिहाइड्रेट होता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो अभी के ज़माने में भी हम बताते हैं लोगों को कि ओआरएस का सैचेट वगैरह लेने कहाँ तक किया जाओगे, क्योंकि कुछ कुछ गाँव में तो अभी भी बहुत दूर दूर तक के रोड बने नहीं होते, तो एक मुट्ठी शक्कर और एक चुटकी नमक 1 लीटर पानी में घोल करके बना लो तो वो आप लोगों का ओआरएस का पानी बन जाता है। दैट इज ऑल ट्रेडिशन एंड वो बिलीफ है, वो चलती ही आ रही है। ठीक है, उसके बाद अथॉरिटी। ठीक है, लाइक पेशेंट का स्पेशलाइज एक्सपर्टीज रहती है हर एक फील्ड में। ठीक है, जैसे पेशेंट डॉक्टर और नर्सेस के पास जाएगा अगर मेडिकल है, और अगर उसको लीगल बैटल करना है तो वो लॉयर के पास जाएगा, वो अपना लीगल बैटल लेके डॉक्टर के पास जाएगा कि डॉक्टर साहब मेरे जमीन में और जायदाद में दिक्कत है थोड़ी, आप सॉल्व कर दो, ऐसे रहेगा क्या? या एक लॉयर के पास आके बोल देगा क्या कि मुझे गांठ आई है मेरे थाई एरिया में, तो क्या आप इंसिजन और ड्रेनेज कर सकते हो? नहीं, अथॉरिटी हर एक जन को एज अ प्रोफेशन एक पर्टिकुलर अथॉरिटी दी है, वो बाय अथॉरिटी ही काम करता है। ठीक है, उसके बाद इंट्यूशन। ठीक है, तो इंट्यूशन को हम सिक्स सेंस भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा कॉन्शियस थिंकिंग और रैशनली रीजन रहता है वो बराबर से ये करता है। जैसे नर्सेस को पता रहता है कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारी गट फीलिंग रहती है। लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट वाइटली स्टेबल दिखता है, लेकिन कभी ना कभी हमको लगता है कि नहीं यार कुछ तो गलत है पेशेंट्स के पैरामीटर्स में। आपको ईसीजी रिदम अच्छा मिलेगा, वाइटल साइंस जो भी है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन सब मिलेगा, लेकिन आपको लगेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये ठीक नहीं दिख रहा है ना। तो हमेशा वो गट फीलिंग से जाना। आप लोगों ने बहुत बार अनकॉन्शियसली ये भी देखा होगा कि आपको, आप 10 बार जाके एक पेशेंट को देखते हो कि नहीं है ठीक, नहीं है ठीक, लेकिन सब बोलते ठीक है ना, ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एक गट फीलिंग बोलती है कि नहीं मुझे एक बार इसको जाके देखना है। एंड जैसे आप जाते हो मे बी 5-10 मिनट के बाद पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है ना, तो आपको कोड ब्लू करने की वो जो एक रहता है ना कि आपने पैरामीटर सही लिया और कोड ब्लू के बीच का टाइम जब आपने अनाउंस किया, उसके बीच का वो जो टाइम रहता है जिसकी आपकी गट फीलिंग बोलती है कि नहीं यार कुछ तो गलत है, कुछ तो होने वाला है, दैट इज नोन एज इंट्यूशन। ठीक है, देन एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस तो एक वे है कि नॉलेज गेन करना है। हम ट्रायल एंड एरर करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, कोई चीज़ बराबर नहीं रहती, देन वी बिकम एक्सपर्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा जब हम फर्स्ट टाइम कैनुला लगाने गए होंगे तो हाथ कांपे होंगे, है ना, पहली बार में आपको मिला नहीं होगा, ट्रिक नहीं समझ में आया होगी। ठीक है, अभी तो ऐसा है कि हमको तो वेन्स दिखती है ना, कैनुला के टाइम पे इट्स लाइक प्रोमिनेंट दिखती है, तो वो फर्स्ट टाइम सोचो। और अभी तो आप लोग एबीजी सैंपल ले लेते होंगे जस्ट बिकॉज आप फील कर रहे हो, एंड देन बस आपको आर्टरीज दिखती है कि प्रॉम्प्ट होते हुए नहीं, बट यू डू इट। अभी तो आप फीमोरल सैंपल भी लेते होगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पता चल जाता है क्या क्या एक्सपर्ट रहते हैं, क्या क्या नहीं। अभी देख के बता देते होंगे अच्छा इधर इस साइड पे पेन है, ओके अपेंडिसाइटिस होगा, ठीक है, पेशेंट ठीक नहीं लग रहा, अभी गैस्पिंग में जाएगा, है ना। उसके बाद ट्रायल एंड एरर, तो कॉमन नॉलेज का जो अप्रोच रहता है वो ऐसे ही गेन होता है, ट्राई करो, एरर करो, फिर ट्राई करो। जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट टाइम जब साइकिल चलाते हुए सीखते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं फिर वापस चलाते हैं, जब तक कि घुटने नहीं फूट जाते हमारे, है ना, तब तक कि हम वो कोशिश करते ही रहते हैं। डे टू डे लाइफ में भी यही सारी चीज़ें रहती है, प्रोफेशन में, है ना, कि ट्राई कर रहे हैं, एरर करते हैं।
ठीक है, हर एक चीज आपका जो जितना भी वैक्सीन्स होगा एक बार में तो नहीं बना होगा, ट्रायल एरर ट्रायल एरर ट्रायल एरर, है ना। तो करते 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 समझा गया। बेस्ट एग्जांपल, कोविड जब आया था तो सबको लगा था एयरबॉर्न डिजीज है ना, हवा से फैलती है। लेकिन हवा से फैलती है क्या वो? नहीं, पहले सबको लगा था हवा से फैलती है, तो एकदम ये किया था, है ना, सबको एकदम आइसोलेशन आइसोलेशन। फिर उसके बाद स्टडी की गई, फिर देखा नहीं ये ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है, इसलिए इसको कोहर्ट किया गया। कोहर्ट मतलब आप लोगों ने देखा होगा, बोलते थे मोदी जी कि 3 गज दूरी है जरूरी, है ना। 3 गज का जो प्रोसेस रहता है उसको कोहर्टिंग बोलते हैं, दैट इज नोन एज ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। तो एयरबॉर्न से निकाल के हमने उसको ड्रॉपलेट में डाला। ड्रॉपलेट का मतलब क्या है? 3 फीट से ज़्यादा जो भी आपके थूक जो मुंह से निकलता है वो 3 फीट से ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि बहुत हैवी रहता है। एयरबॉर्न में कैसे है, वो जाते ही रहता है, इसलिए वो हवा से फैलता है ना। तो इसलिए वो चेंज किया, ट्रायल एंड एरर थे हम पे। पहले वी स्टार्टेड विद एज एयरबॉर्न डिजीज, देन हमने उसको ड्रॉपलेट में डाल दिया। देन इज योर लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या है? कि एक प्रोसेस में मेंटल प्रोसेस रहता है और आप बराबर से रीजन देते हो कि नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना है ना। लाइक एग्जाम्पल, पेशेंट को फीवर आ रहा है, ठीक है, तो पेशेंट का टेम्परेचर 101 है, तो आप उसको जाके क्या बोलते हैं, टैबलेट स्पॉन्जिंग दोगे क्या? नहीं, पेशेंट को ठंडी भी लग सकती है तो आप पैरासिटामोल से दोगे, ठीक है। अगर वो भी ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि एक डोज और दूसरे डोज के बीच में कम से कम 8 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। 8 नहीं है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केसेस है, एटलीस्ट 6-6 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, है ना, पैरासिटामोल के बीच में। ठीक है, तो आप देखोगे ये पैरासिटामोल देने के पहले हमको क्या देखना रहता है? लिवर फंक्शन डिजीज, जो आपका लिवर फंक्शन टेस्ट है ना। डीरेंज है तो हम पैरासिटामोल अवॉइड करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें लॉजिकल थिंकिंग है ना, विथ एक्सपीरियंस आपको ये सारी चीजें पता चलती है ना। तो दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, कि आप प्रोसेस करते हो आपके आइडियाज को कि सॉल्व करेगा कि नहीं करेगा। आपने 1 घंटे पहले पैरासीटामोल दिया है, अभी वापस रिपीट करोगे क्या? फीवर आया तो नहीं, पेशेंट को गीले कपड़े से पोंछेंगे, है ना। जो आईज रहता है वो उसके ग्रोइन एरिया थाई एरिया में जाते हैं, गीली पट्टी डालते हैं ना सर के ऊपर। सर के ऊपर क्यों डालते हैं? क्योंकि आपका हाइपोथैलेमस इज इन योर ब्रेन, है ना, वो आपका टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम है, इसलिए सबसे पहले पट्टी वहां डालते हैं कि रेगुलेट हो जाए, ठीक है। देन इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है? जनरलाइज से स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के तरफ आते हैं, ठीक है। जो भी आपका जो जैसे एक पेशेंट आया, आरटीए का पेशेंट है, ठीक है, उसके बाद उसको लाते लाते डिहाइड्रेशन और ये क्या बोलते हैं, बहुत सारा फ्लूइड लॉस हो गया, ठीक है, उतने में ही उसको आते आते एक कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो पहले आप क्या खून रोकोगे उसका, या उसको पेन मैनेजमेंट करोगे, या क्या? तो पहले आप सीपीआर स्टार्ट करोगे, है ना, कार्डियक अरेस्ट उसका ये करोगे, ठीक है, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट पहले लोगों को लगता था कि वो हार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन रिसर्च हुई और पता चला कि हार्ट बंद होने के बाद वापस चालू हो सकता है, लेकिन एक बार ब्रेन डेड हो गया तो रिवर्ट कर सकते क्या? हम नहीं कर सकते। तो जनरलाइज से हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन पे आते हैं ना, कि स्पेसिफिक इसको क्या करना है। सो देर आर 5-6 चीजें रहती है, उसके बाद एक पर्टिकुलर हमको स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन क्या करना है उसके आते, दैट इज नोन एज इंडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है? स्पेसिफिक प्रिडिक्शन से जनरल प्रिंसिपल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। डिडक्टिव का मतलब है रिड्यूस करना, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है? जनरल टू स्पेसिफिक जाना, यानी बड़े से छोटे की तरफ आना, ठीक है। जनरलाइज मतलब बड़े से एक पर्टिकुलरली गोल की तरफ आना, ठीक है, दैट इज योर इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। अब डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है? कि आपको स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना है ना, कि आपको पीछे की तरफ जाना है, कि आपका एक पर्टिकुलर है, उसके बाद आप देखोगे कि क्या 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 जनरल प्रिंसिपल्स है इसके पीछे, है ना। आपका ये रहता है कि टेम्परेचर रिड्यूस करना है। अब आपके जनरल प्रिंसिपल्स क्या क्या रहेंगे? आप उसको पैरासीटामोल दोगे, टैबलेट स्पॉन्जिंग दोगे, फैन लगाओगे, देखोगे कि पैरासीटामोल देने के लिए बराबर टेम्परेचर है क्या, है ना। हमारा एक पर्टिकुलरली रेंज रहता है, जैसे 36.5 टू 37.5, है ना। तो आप देखोगे कि इतना रेंज है क्या? अभी 38 भी बोलोगे आपकी इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो पैरासीटामोल लगा दोगे? नहीं, यू कैन गो फॉर टैबलेट स्पॉन्जिंग। 38.5 पे आप शायद उसको टैबलेट डोलो दे दो, है ना, हमारे यहाँ डोलो बहुत ज़्यादा चलता है। उसके बाद 39 पे आप ये दोगे, है ना। तो ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं।
देन वी विल सी असेंबल्ड इंफॉर्मेशन। हम कभी कभी असेंबल्ड इंफॉर्मेशन की तरफ भी जाते हैं। तो असेंबल्ड इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलता है कि जो प्रीवियस डाटा रहता है हॉस्पिटल का, जैसे इन्फेक्शन रेट हो गया, रेट ऑफ सिजेरियन डिलीवरीज, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये सबसे हमको डेटा मिलता है। ठीक है, आप लोग ने देखा होगा कि वो लोग बताते कि इतना जैसे कोविड के टाइम पे बेस्ट एग्जांपल, वो लोग कैसे गिनते थे, एक पर्सन ही जाते थे क्या? नहीं नहीं, हर सुबेरे शायद 6 या 7 बजे हर एक के जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या कलेक्टर्स को डेटा वगैरह है, वो पूरा कलेक्ट होता था and उसको जाता था। आई स्टिल रिमेम्बर, जो जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती थी, हमको सुबेरे 6 बजे, 5 बजे तक के हमको नर्स सुपरवाइजर को भेजना पड़ता था जितना भी हमारा डेटा है। उसके बाद वो पूरा कलेक्ट करके करेक्ट 6 बजे वो जो कलेक्टर ऑफिस है नागपुर का, ठीक है, वो वहाँ पे डेटा ट्रांसफर करते थे। ठीक है, तो उनको पता रहता था कि अच्छा ठीक है, आज दिन भर में इतना केसेस आया, तो दैट इज असेंबल्ड इन्फॉर्मेशन की सारी जगह से उनको पता चल जाता है एंड देन उसके हिसाब से उनको डेटा मिलता है। कोई पर्सनली उनको फोन करके भेजता है क्या? नहीं, इट इज ऑल असेंबल्ड टुगेदर एंड देन फिर एक डेटा मिलता है हमें। नाउ वी विल सी प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है, हम उसका प्रॉपर इंटरवेंशन निकालते हैं। ठीक है, लाइक एग्जांपल, पेशेंट को फीवर है, ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कितना टेम्परेचर है पेशेंट का। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को कोई चीज़ से एलर्जी है क्या? ठीक है, फिर हम देखेंगे पेशेंट को हम पैरासीटामोल आईवी दे सकते हैं या ओरल दे सकते हैं या सपोजिटरी दे सकते हैं, है ना, पीडियाट्रिक्स में सपोजिटरी भी दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि पेशेंट को टैबलेट स्पॉन्जिंग की ज़रूरत है क्या? ठीक है, उसका LFT डीरेंज्ड है क्या, क्योंकि हमको उसको पैरासीटामोल देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंटरवेंशन, उसके बाद एक प्रॉपर इंटरवेंशन पे आएंगे। ठीक है, 16 ईयर्स ओल्ड अडल्ट मेल है जिसका LFT बराबर है, ठीक है, हम उसको 1 ग्राम पैरासीटामोल देंगे। स्टार्ट। गुड। ठीक है, नाउ वी विल सी द मेथड साइन द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूसली एक तो चेन बनता है वो, ठीक है, तो दैट इज नोन एज प्रोसेस लूप। ठीक है, एक पूरा लूप रहता है। तो पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि सॉल्व करने लायक है प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, या छोटी प्रॉब्लम है तो अभी इसको निग्लेक्ट करके कोई और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पता चल गया कि बड़ी प्रॉब्लम है तो जनरेटिंग पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हम सोल्यूशंस डेवलप करेंगे कि अच्छा ये थी। एंड हमेशा याद रखना कि वेन एवर यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यू शुड एटलीस्ट हैव 2 ऑप्शन, ईदर वन ईदर दी सेकेंड वन। ठीक है, प्रॉब्लम प्लान ए या प्लान बी, एक ही ऑप्शन की तरफ नहीं भागना। ठीक है, जनरे तो इसलिए लिखा है जनरेटिंग पॉसिबल सोल्यूशन। ठीक है, इस सोल्यूशन का पॉसिबिलिटी पहले हम जनरेट करेंगे 5-6, उसके बाद एक पर्टिकुलरली सोल्यूशन को देखेंगे हम। ठीक है, एनालाइजिंग द सोल्यूशन। ठीक है, हम देखेंगे कि क्या बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, जो हमें मतलब हमें कम पैसे में ज़्यादा आउटपुट दे सके। ठीक है, क्योंकि और कम टाइम में, ये सारी चीज़ें हमें देखनी भी रहती है ना, तो ये हमको एनालाइज करना है सोल्यूशन की कम टाइम में, ठीक है, कम पैसों में ज़्यादा आउटपुट दे सके। देन सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, इन सारे का जितना भी हमने एग्जाम्पल्स लिया है, लाइक 5 सोल्यूशंस निकाले थे, उसमें एनालाइज करना है सोल्यूशन। अब उसमें से कोई एक पर्टिकुलरली बेस्ट सोल्यूशन लेना है। ठीक है, अब बेस्ट सोल्यूशन मिल गया हमको, हमको उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, एंड रिमेंबर वन थिंग, इम्प्लीमेंट करना सोल्यूशन का आखिरी स्टेप नहीं होता है कोई भी प्रोसेस का। आपको री इवेल्युएट करना है प्रोसेस को। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम डेफिनेशन, योर पेशेंट इज हैविंग टेम्परेचर, ठीक है, 102 है उसको। ठीक है, उसके बाद आपने प्रॉब्लम एनालाइज कर लिया कि इन्फेक्शन है इसको। ठीक है, इसके बाद जनरेटिंग पॉसिबल सोल्यूशन, आप उसको आईवी दे सकते हो, ठीक है, या IM दे सकते हो या सपोजिटरी दे सकते हो या ओरल दे सकते हो या टैबलेट स्पॉन्जिंग करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ों का एनालाइज करेंगे, ये एज क्राइटेरिया है क्या, सपोजिटरी एक 16 ईयर्स या एक 19 ईयर्स से लेके एक 45 ईयर्स के इंसान या 60 ईयर्स के इंसान को आप सपोजिटरी दोगे क्या पैरासिटामोल की? नो, वो ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, वो आप देखोगे। उसके बाद सिलेक्शन द बेस्ट सोल्यूशन, लाइक हम देखेंगे कि IV पैरासीटामोल देंगे हम 1 ग्राम। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे हम उसको, एडमिनिस्टर करेंगे, है ना, कम से कम
15 से 25 मिनट के बीच में हम उसको पैरासीटामोल एडमिनिस्टर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इवैल्यूएट करेंगे जाके, हमको कैसे पता चलेगा उसने असर किया कि नहीं, हम जाके वापस जैसे पैरासीटामोल ख़त्म हो जाता है ना, उसके हम लोग 10 से 15 मिनट के बाद वापस जाके टेम्परेचर चेक करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है बराबर से। कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या रहता है, ठीक है। कैरेक्टर क्या रहता है, एक चीज़ का वो बताता है कि उसकी क्वालिटी क्या क्या है ना। जैसे आपका कैरेक्टर अगर किसी ने पूछा तो आप बोलोगे कि मुझ में अच्छे संस्कार है ना, मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, मेरे मोरल्स अच्छे हैं, ठीक है। फिर मेरी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मेरा प्रोफेशन, आई लव माय प्रोफेशन। उसमें आप पूछेंगे प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो मैं बेड साइड बहुत अच्छी हूँ, कुछ कुछ होगा जो टीचिंग में बहुत अच्छी होंगी, किसी किसी का होगा कि मैं क्या बोलते हैं पेशेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में अच्छी, तो दीज आर और कैरेक्टरिस्टिक्स की उसकी विशेषता क्या है ना, बताता है। तो साइंटिफिक मेथड्स की विशेषता क्या है, ऑर्डरली होता है और सिस्टमैटिक होता है। साइंस का मतलब क्या है, हर एक चीज़ ऑर्डर में जाएगी और सिस्टमैटिक है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है ना। तो ये ऑर्डरली रहता है और सिस्टमैटिक तौर पे चलता है, कंट्रोल कर सकता है एक्सटर्नल फैक्टर्स को, है ना। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी रहते हैं उसको हम कंट्रोल करते हैं, हमारे पास सिस्टमैटिक चीज़ें हैं तो हम बाहर की कोई चीज़ नहीं करेंगे, है ना। जैसे काढ़ा पिलाना है तो आप वार्ड में काढ़ा पिलाओगे क्या किसी को, या कुछ करोगे क्या, या कुछ कुछ को बोलते हैं कि बाबा वगैरह से झाड़ फूक करवा दो, वो करोगे क्या, नहीं। हमें पता है कि हमको क्या क्या देना है फीवर के लिए, हम वही चीज़ें करेंगे, सिस्टमैटिक है, बाहर की चीज़ें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंसेस, ये सारी चीज़ें पुरानी एविडेंस से ली गई है ना। पहली बार किसी ने पैरासीटामोल यूज़ किया होगा, उसको देखते 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 अभी जैसे कोई बोलता है टेम्परेचर है पैरासीटामोल, है ना, सिंपल सीधा सा। बेस्ड ऑन अजम्पशंस और हाइपोथेसिस, जब फर्स्ट टाइम शुरू किया था, अजम्पशन और हाइपोथेसिस क्या है, पेशेंट का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। अगर पेशेंट को टेम्परेचर के साथ बॉडी पेन भी है तो पैरासीटामोल से कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आज के ज़माने में कुछ भी होता है तो लोग डोले लेते, अरे बुखार लग रहा है थोड़ा, शरीर में अकड़न भी लग रही है, डोलो ले लो, है ना। तो ये सारे अजम्पशंस और हाइपोथेसिस पे बेस्ड रहते हैं, जो भी एम्पेरिकल एविडेंसेस और प्रैक्टिसेस होते हैं। कंडक्ट रहते हैं टू टेस्ट थियोरीज, कोई भी थियोरी को टेस्ट करने के लिए वो कंडक्ट किया जाता है। अभी जैसे किसी ने पैरासीटामोल निकाला होगा आईवी, तो कोई तो होगा जो बैठ के सोच रहा होगा अरे हम ओरल भी निकाल सकते हैं, है ना। कोई बैठ के सोच रहा होगा और वो सोच रहा होगा कि यार हम सपोजिटरी निकाल देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें डेवलप होती गई, थियोरीज को टेस्ट करते गया, एंड ट्रायल एंड एरर के बाद ये सारी चीज़ें डेवलप होती गई, ठीक है। अभी हम देखेंगे पर्पसेस क्या क्या है साइंटिफिक मेथड के। तो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करता है ये, है ना, कि ऐसे नहीं ऐसे, लाइक एग्जाम्पल साइंटिफिक मेथड जैसे हमने बताया कि पैरासीटामोल देना, तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि पेशेंट वॉज हैविंग फीवर विथ चिल्स, ठीक है। उसके बाद तो डॉक्टर एडवाइज्ड 1 ग्राम पैरासीटामोल स्टैट एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट। ये डिस्क्रिप्शन हो गया पूरे इसका। अब एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है, हमने एक्सप्लोर किया, व्हाट वी एक्सप्लोर, पेशेंट वाज हैविंग फीवर विद चिल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि इसका LFT डीरेंज्ड है कि नहीं है ना। पैरासीटामोल देने के पहले हमने ये देखा कि LFT डीरेंज्ड है कि नहीं, तो दैट इज एक्सप्लोरिंग आवरसेल्फ। देन एक्सप्लेनेशन, हमने एक्सप्लेन किया, नहीं सर एग्जाम्पल, ठीक है हमारे पेशेंट का तो नहीं था, अगर होता डीरेंज तो हम बोल सकते नहीं सर इसका LFT डीरेंज्ड है, हम दे नहीं दे सकते पैरासीटामोल, है ना। एज अ नर्स आप लोग ने देखा होगा क्वालिटी ऑफ नर्सिंग में आती है एडवोकेसी, एडवोकेसी का मतलब है आप अपने पेशेंट के बिहाफ में बोल सकते हो, है ना। आप डॉक्टर को बहुत पोलाइटली बोलो, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आई थिंक, है ना, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं, है ना। नो बडी इज गोइंग टू फील एकदम इंसल्टेड, डॉक्टर बोलेगा क्या तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, नहीं। एक वे पोलाइट वे में बोलना है कि सर ऐसे ऐसे नहीं, मैं ऐसे सोच रही हूँ, ठीक है। इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन योर पेशेंट्स प्लान ऑफ केयर, डॉक्टर को भी लगेगा ओके द नर्स इज वेरी डेडिकेटेड, है ना। उसके बाद प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन क्या रहता है कि पैरासीटामोल देने के बाद जैसे वो ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट के अंदर पेशेंट का टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना। या जो पेन है वो 10 मिनट के बाद आप जाओ पैरासीटामोल, तो पेशेंट 10 मिनट के बाद बोलेगा ओके मेरे को ठीक लगता है, 10 से 15 मिनट के बाद वो बोलता है ओके मेरे को भी ठीक लग रहा है ना। तो रिलेशनशिप ऑफ द फैक्ट्स,
सारी चीज़ों का रिलेशनशिप रहता है। जैसे अगर बहुत टेम्परेचर फिर भी कम नहीं हो रहा, ऑलमोस्ट अपने लोग ने उसको दे दिया 500, है ना, mg उसको दे दिया है आप लोगों ने, फिर भी कम नहीं हो रहा, तो आप लोग वापस से उसको ठंडा करने की कोशिश करोगे। लाइक एग्जांपल, आप लोग गीले पट्टी वगैरह रखोगे। गीले पट्टी सर पे ही क्यों रखते हैं? क्योंकि हाइपोथैलेमस, हर एक चीज का रिलेशनशिप रहता है ना फैक्ट्स के साथ। अभी हम देखेंगे लिमिटेशंस, क्या क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं। ठीक है, मॉरल और एथिकल प्रॉब्लम। ठीक है, उसकी लिमिटेशन क्या है? कभी कभी बहुत एथिकल और मॉरल प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हैं, तो हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते, है ना, तो मॉरल और एथिकल प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बहुत स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हैं तो कुछ कुछ ह्यूमंस में आप वही सेम चीज़ करोगे, फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है बहुत उलझ जाती है चीज़ें, है ना। मेजरमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, कभी कभी आपको मेजर करने के लिए भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि साइंस अनलिमिटेड है ना, तो आप लोग एक पर्टिकुलरली सेट एग्जाम्पल्स, आपको वही आंसर पे आना रहता है, वही मेजरमेंट या वही आपको पर्टिकुलरली आपको आउटपुट चाहिए रहता है या आउटकम चाहिए रहता है। ठीक है, तो कभी कभी मेजर होने में प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक एग्जाम्पल, टेम्परेचर अगर पेशेंट 102 था, ठीक है, अगर उसका टेम्परेचर 100 हुआ, तो हम बोलेंगे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी? नहीं, हम बोलेंगे थोड़ा रिड्यूस हुआ, लेकिन फिर भी और होना बाकी है। एक्सटर्नल वेरिएबल कंट्रोल प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक्सटर्नल वेरिएबल को कभी कभी क्या रहता है, हम बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं क्या, तो क्या होता है, एक्सटर्नल वेरिएबल का कभी कभी पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है, कभी कभी आप लोग ने देखा होगा कि पेशेंट को बहुत खांसी वगैरह होती है, ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं बाहर की चीज़ अलाउड नहीं है, लेकिन अगर हम भी घर पे रहते हैं तो मम्मियों का वो हाथ का बना हुआ काढ़ा वो जल्दी असर करता है एज कम्पेयर टू आपका जो आप लोगों का एंटी कफ साइरप्स रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी एक्सटर्नल वेरिएबल, ये जो वेरिएबल रहता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा, लेकिन जस्ट बिकॉज वी आर गोइंग फॉर द साइंटिफिक मेथड और उसके एकदम स्ट्रक्चर्ड पैटर्न रहती है स्टेप बाय स्टेप, तो हम एक्सटर्नल वेरिएबल को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, एक लूप होल रह जाता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अभी यहाँ से हम देखेंगे कि रिसर्च क्या है। ठीक है, तो पायलट और बेक 2004 में उन्होंने दिया था ये, हमेशा लाइक यूनिवर्सल लोग यही एक्सेप्ट करते हैं, ये वाला बहुत फेमस जो है डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे हेल्थ का WHO का बहुत फेमस है, तो वैसे पायलट और बेक का है, ये रिसर्च का है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशंस तो हमें वर्ड टू वर्ड याद करने पड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका द या इज मिस हो जाए तब भी दिक्कत होती है। ठीक है, सो अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी डिजाइन टू डेवलप नॉलेज अबाउट इश्यूज ऑफ इम्पोर्टेंस to the nursing profession, including nursing practice, education, administration and informatics। इसका मतलब क्या है कि एक सिस्टमैटिक जो भी इंक्वायरी है वो डिज़ाइन की गई है, क्या करने के लिए? नॉलेज डेवलप करने के लिए, है ना। क्यों नॉलेज डेवलप? जो भी इश्यूज हैं कि हमारा प्रोफेशन को इम्पोर्टेंस जो भी रहेगा इश्यूज, ताकि हम अपन जो रह जाते हैं इश्यूज, कि हम उसके थ्रू नर्सिंग प्रोफेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं, वो उसको डिज़ाइन करता है और नॉलेज उसके लिए डेवलप करता है। तो हम नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग प्रैक्टिस, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है, ये सबको अच्छे से और पॉलिश कर पाए और बराबर तरीके से ये रख पाए, इसलिए वो क्या करता है, नॉलेज डेवलप करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नीड एंड पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च, क्या क्या नीड्स रहती है? तो डेवलप, रिफाइन एंड एक्सटेंड, जो भी हमारा साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज है हम उसको डेवलप करते हैं, रिफाइन करते हैं और बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एनहांस द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज इन नर्सिंग। ठीक है, वो एनहांस करता है प्रोफेशनल नॉलेज नर्सिंग के। ठीक है, कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो वो और बढ़ाता है। प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ EBN, क्या है? एविडेंस बेस्ड नर्सिंग। ठीक है, रिसर्च होते गई, उसके बाद हमने उसके खिलाफ जो भी है कि हमने उससे रिलेटेड अच्छे से पुख्ता सबूत जमा किए, हमने प्रेजेंट किया, वो एक्सेप्ट हो गया, दैट इज एविडेंस बेस्ड नर्सिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कोविड का बेस्ट एग्जांपल, पहले वो था एयरबॉर्न, फिर लोगों ने देखा नहीं, कोविड ऐसा रैंडमली आके दूसरे दिन बोल दिया कि नहीं आज एयरबॉर्न अच्छा नहीं लग रहा, आज ड्रॉपलेट ले लेते हैं। नहीं, किया गया,
उसके बाद उसको कोहर्टिंग की गई है ना, जस्ट बिकॉज कि वो ड्रॉपलेट है, देन वो यूजफुल होते गए है ना। तो दीज आर ऑल एविडेंस बेस्ड, उन्होंने एविडेंस दिखाए कि यार ये ड्रॉपलेट में है, 3 फीट से ज़्यादा इसके ड्रॉप्स आगे जाते ही नहीं, इसलिए वो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है। हेल्थ से एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, तो ये क्या करता है नर्सिंग रिसर्च, जो भी नॉलेज है उसको एक्सपैंड करता है, बढ़ाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई नर्सिंग केयर प्रैक्टिसेस, जो भी नर्सिंग केयर के प्रैक्टिसेस है उसको आइडेंटिफाई करता है, रीमॉडिफाई करता है, रीडिफाइन करता है। तो ये सारे नीड्स और पर्पसेस है नर्सिंग रिसर्च के। ठीक है, अभी सोर्सेज, अभी हम रिसर्च प्रॉब्लम, जो हमारा जो मेन स्टेटमेंट रहता है उसको रिसर्च प्रॉब्लम बोला जाता है ना। तो रिसर्च प्रॉब्लम हम कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज पर्सनल एक्सपीरियंस, कि आप हॉस्पिटल में देखिए, आप गए हो, आपने देखा है कि ये वाले एरिया में आपको बराबर से नहीं लग रहा है। लाइक बहुत बार जब मैंने रिसर्च किया था तो मुझे देखा लगा था कि उस टाइम पे बहुत कंफ्यूजन था लोगों को ब्लड डोनेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो मैंने उस पे रिसर्च किया था। ठीक है, कि मैंने देखा कि लोगों को अभी भी मिथ्स है बहुत सारे लोगों को, तो मैंने इसलिए उन जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उन पे ये किया था। तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी हम देखते हैं। उसके बाद नर्सिंग लिटरेचर, हमारे पास मैगजीन से आती होगी बहुत सारे अलग अलग, आजकल हमारे पास बहुत सारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, उसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये सब पे हम देखते हैं कि लिटरेचर्स आ रहे हैं, क्या 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 न्यू न्यू रिसर्च हो रही है, तो हमको उससे भी कि हमको लगता है नहीं नहीं हमें ये इस पे रिसर्च करनी चाहिए, है ना। सोशल इश्यूज रहते हैं कभी कभी। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कुछ कुछ गांव में आपको लगता होगा कि आज भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन बराबर नहीं है, तो वो सोशल इश्यूज है ना। कुछ कुछ कम्युनिटीज में अभी भी ऐसा है कि दे डोंट गो फॉर फैमिली प्लानिंग, है ना। तो उसके कारण क्या होता है, इवेंचुअली जो उन लोगों का लाइफ स्टाइल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो कम होते जाता है क्योंकि वो ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स रहते हैं, है ना, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उनमें। उसके बाद एग्जिस्टिंग थियोरीज, कुछ कुछ आपको लग रहा है अरे अभी तक के सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है हमें, है ना, या अभी भी रिसर्च चल रही है, तो हम उसी पे वर्क करते हैं कि ठीक है, इन द प्रोसेस हम भी उसमें ही लग जाएंगे। देन आइडियाज फ्रॉम अदर्स, कुछ कुछ लोगों के पास भी हम जाते हैं कि देखो ऐसे ऐसे है, शायद उसका रिसर्च प्रॉब्लम उसने सिलेक्ट कर लिया होगा लेकिन उसके पास भी 2-3 ऑल्टरनेटिव्स होंगे, तो उसमें से आपको कुछ अच्छा लग जाएगा, है ना। तो दैट इज, ये सारे सोर्सेज है कि आप रिसर्च प्रॉब्लम मतलब रिसर्च स्टेटमेंट कैसे सिलेक्ट कर पाओगे। देन क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं एक रिसर्च प्रॉब्लम के, जब आप एक रिसर्च स्टेटमेंट लेते हो, ठीक है, तो क्या क्या कंपोनेंट की नीड से रैंडमली कुछ भी नहीं बनाते हैं हम। ठीक है, उसको एक्चुअली नीड है क्या। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने देखा था कि लोगों को मिथसन कौन सा ब्लड डोनेशन पे, ठीक है, तो मैंने देखा था कि नीड है, क्योंकि एक्चुअली आफ्टर 18 ब्लड डोनेशन करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि रह जाता है या आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है ना। तो नीड है। उसके बाद क्या क्या इसके सोर्सेज हैं, है ना, हमें क्या कैसे 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 क्या क्या सोर्सेज देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं कैसे कैसे चीज़ें कर पाऊंगी, फिर इसका इवैल्यूएशन बराबर से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप इंडिया में बैठ के ये नहीं सोच सकते कि अमेरिकन पॉपुलेशन को मैं देखूंगी कि जंक फूड का क्या इफेक्ट है। इट इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि आप इवेल्युएट ही नहीं कर पाओगे। इधर यू नीड टू ट्रैवल टू अमेरिका, और या तो फिर आपको सैम्पल्स अमेरिका से लेके इंडिया आना पड़ेगा, विच इज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ना। देन सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉब्लम, कि जो आपका प्रॉब्लम है वो सिग्निफिकेंट है क्या। आप रैंडमली लाइक आप ये बोलोगे कि आई रिसर्च ऑन वैक्सीनेशन ऑफ HIV, तो ये सिग्निफिकेंट है क्या एज अ नर्सिंग, नहीं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। आप ये सर देख सकते हो कि मैक्सेल का क्या इफेक्ट होता है स्वेलिंग के ऊपर। ठीक है, कोई और ऑल्टरनेटिव है क्या उसके लिए। ठीक है, आप पोजिशन और जो क्या बोलते हैं, आप पोजीशन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, डाइटरी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें जो एक्चुअली आपको हेल्पफुल होनी चाहिए वो आपको रिसर्च करनी है। आप रैंडमली ऐसे बड़े बड़े रिसर्चेस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो वेग हो लाइक कुछ अमेरिका की स्टडी नहीं कर सकते हो। ठीक है, या आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं जाके देखोगी कि एनवायरमेंटल हजार्ड्स क्या क्या है अफ्रीका के ओवर द स्किन हेल्थ। ठीक है, तो ये कोई ये पुख्ता ही नहीं हो पाएगा, है ना। जो आपका साइंटिफिक मेथड है वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे जाके अफ्रीका में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ रिसर्च, कि क्या इंटरेस्ट है आपका, जो एक्चुअल मुद्दा क्या है इसके पीछे, कि आप क्या सॉल्व करना चाहते हो, वो आपका इंटरेस्ट रहना चाहिए रिसर्च में। देन फीसिबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम,
फिजिबिलिटी का मतलब है कि कितना पैसा खर्च होगा। लाइक एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि यू आर आप क्या बोलते एक स्टडी ले रहे हो, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटल या एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी ले रहे हो, ठीक है। एनवायरमेंटल हजार्ड्स ऑन दी स्किन ऑफ अफ्रीकन पीपल, आप कर सकते हो क्या? इसमें बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा, ठीक है। आपको वीज़ा के लिए लगना पड़ेगा, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको उसके बाद पायलट स्टडी, मेन स्टडी, है ना, ये सारी चीज़ें भी हमको देखनी रहती है। तो दीज आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। देन टाइम, है ना। तो जैसे मास्टर्स में आपको 18 मंथ्स का एक पीरियड दिया जाता है ना। रिसर्च ऐसा नहीं है आज शुरू किया कल खत्म कर दिया, एक पर्टिकुलरली टाइम रहता है, आपको उसी टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना रहता है ना। फॉर एग्जांपल आप लोगों की पीएचडी 3 इयर्स तक के चलती है, 3 इयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 6 इयर्स में आपको कंप्लीट सॉरी करनी ही होती है। देन अवेलेबिलिटी, आप अवेलेबल कौन से टाइम में स्लॉट में, और ज़रूरी नहीं है कि आपके सैम्पल्स भी उसी स्लॉट में अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। लाइक आपको नाइट ब्लाइंडनेस करना है एग्जाम्पल स्टडी के लिए, तो आपको तो रात में जाना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस स्टडी, राइट। आपके पेशेंट्स आपके लिए जगते रहेंगे क्या? या आपके सैम्पल्स आपके लिए जगते रहेंगे, या आप रात के 12 बजे जाके स्टडी करोगे क्या लोगों के ऊपर? देन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल आप लोगों ने बोला कि आपको एक क्वेश्चनर सॉल्व करवाना है फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट, या हु इज हैविंग सुसाइडल टेंडेंसी। वो सुसाइडल टेंडेंसी वाला जो सैंपल है आपका, वो कोऑपरेट करेगा क्या आपके साथ? नहीं करेगा, वो नहीं कर पाएगा, है ना। उसके बाद ये आप बोलोगे कि वर्कर्स, है ना, लाइक एग्जांपल आईटी वर्कर्स फॉर द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो आपको रात में जाना पड़ेगा, मोस्ट प्रॉब्ली आईटी वाले रात में ही काम करते हैं, है ना। देन फैसिलिटीज, आपको क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी। लाइक एग्जांपल, आपको अगर आईटी हब जाना है तो मोस्ट प्रॉब्ली जो सिटीज से तो आईटीज दूर होते हैं, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगी, है ना। आपको ट्रैवलिंग का देखना है, उतने रात में आपको ऑटो वगैरह कुछ तो मिलना चाहिए, है ना। देन आपके कितना पैसे खर्च हो गए, लाइक आप लैक्स 2 लैक्स 3 लैक्स तो नहीं लगा सकते, है ना। कम से कम पैसे में आपको देखना है कि कैसे है। एंड एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर, आपको कितना एक्सपीरियंस है। लाइक फर्स्ट स्टडी तो आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली जो रहता है वो हमारा लेसन प्लान ही रहता है, क्वेश्चन प्री एंड पोस्ट, क्योंकि हमें उसके लिए जो हम सेकेंड ईयर से ही शुरू कर देते हैं, है ना, लेसन प्लान बनाना एंड हेल्थ टॉक्स देना, तो ये हमारा फोर्टे है, हम कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसे कि आपने लेसन प्लान आप बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट 1 ईयर में तो आप 5-6 लेसन प्लान ले ही लेते हो, तो आपको एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको बोला कि आईटी वालों को जाके सेडेंटरी लाइफस्टाइल के ऊपर असिस्ट करना और लेक्चर देना है आप लोगों को, है ना, लाइक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या एक्सरसाइज पे, तो आप ले सकोगे बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट विद दैट पार्ट, है ना। तो आपका एक्सपीरियंस तो फर्स्ट ही आपका ऐसा रहेगा, फिर सेकंड शायद आप लोगों का कुछ बेड साइड नर्सिंग के ऊपर एक्सपीरियंस रहेगा। तो जैसे जैसे आप रिसर्चर करते जाते हो, रिसर्च करते जाते हो, आपके एक्सपीरियंस से भी मायने रखता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। तो फर्स्ट टाइम एकदम बहुत लाइक 0 कोर वाला रिसर्च होगा, नेक्स्ट रिसर्च आपका शायद 1 पॉइंट वाला होगा, से देन बढ़ते बढ़ते जाएगा, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में कि आप ऊपर बढ़ते ही जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं हम देखेंगे रिसर्च के। तो फर्स्ट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या रहता है कि वो जो 2 या 3 वेरिएबल्स रहते हैं आपका स्पेसिफाइड पॉपुलेशन में, वो उसको कोरिलेट करता है ना, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़ेगा या ना बढ़ेगा। लाइक एग्जाम्पल हम रिसर्च कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए कि जैसे मैं एग्जाम्पल दिया कि आईटी मेंबर्स के ऊपर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, है ना। तो आपका हाइपोथेसिस क्या रहेगा कि आपके लेसन प्लान के बाद फर्स्ट या तो उनका नॉलेज बढ़ेगा, सेकंड या तो उनका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ये हाइपोथेसिस की आप प्रिडिक्ट कर रहे हो हाँ या ना, तो ये जो प्रिडिक्शन वाली चीज़ है उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है। प्रिडिक्ट इन द सेंस कि आपको पता है एक्सपेक्टेड आउटकम इट विल बी ईदर पॉजिटिव और इट विल बी ईदर नेगेटिव, तो दिस इज हाइपोथेसिस। नेक्स्ट पॉपुलेशन, एक जनरल ग्रुप और कैटेगरी ऑफ एंटिटीज, इसका मतलब है पॉपुलेशन का मतलब क्या, बड़ी जनसंख्या, है ना, कि आप लोगों ने पहले लिया कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल के ऊपर आपको आपको ये करना है, रिसर्च करना है, तो आपकी पॉपुलेशन क्या रहेगी, आईटी पीपल एग्जाम्पल, तो ये बड़ा पॉपुलेशन हो गया ना आईटी वाले।
ठीक है। इसके बाद सैंपल, सैंपल क्या रहता है, एक स्मॉल प्रपोर्शन उस पॉपुलेशन का रहता है, उसको हम स्टडी को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो आईटी पीपल आपका पॉपुलेशन हो गया। अब सैंपल क्या रहेंगे, पीपल हु वर्क फॉर द नाइट शिफ्ट, है ना, नाइट शिफ्ट के लिए जो काम करते हैं वो आपका सैंपल्स हो गए, है ना। आईटी में तो दिन में भी काम करते हैं लोग, रात में भी काम करते हैं, दिस इज पॉपुलेशन। उसमें से सैंपल क्या होगा आपका, जो रात में काम करते हैं, है ना। तो सैंपल वो पॉपुलेशन का एक छोटा टुकड़ा रहता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे सैम्पलिंग। अभी आप सैम्पलिंग कैसे करोगे, प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ऑफ प्रपोर्शंस ऑफ पॉपुलेशन, लाइक एग्जांपल अभी रात में काम करते हैं, ठीक है, पर आपका एज क्राइटेरिया होगा जो 25 से 30 वाले हैं, है ना। ये सैम्पलिंग का आपका क्राइटेरिया कि 25 से 30 साल की उम्र वाले लोग, ठीक है। एंड सैम्पलिंग ये भी मायने रखती है कि उस दिन स्टडी के टाइम पे वो लोग रहना भी तो चाहिए, है ना। कि आप रैंडमली सिलेक्ट करोगे लोगों को, आप ऐसे, है ना, वो उस टाइम पे आपने पहले से सिलेक्ट करके रख लिया, वो उस टाइम पे आए ही नहीं ड्यूटी पे, तो फिर क्या ही मतलब है, ठीक है। तो सैम्पलिंग का मतलब है कि वो प्रोसेस क्या है सिलेक्ट करने का, तो आपने सिलेक्ट कर लिया 25 से 30 साल के लोग जो उस दिन ड्यूटी पे है, ठीक है, दैट इज नोन एज सैम्पलिंग की टेक्निक क्या यूज कर रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद आप रैंडम यूज करोगे, जैसे अगर रोज में बैठे हैं आपके, ठीक है, आप लोगों के रो में 50 लोग आ गए हैं, ठीक है, वो आपके रिसर्च के लिए, ठीक है। तो आपको 30 लोगों को चुनना है, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं पहली रो वाले, तीसरी रो वाले और पांचवी रो वाले, ऐसे भी रहता है एक चीज, या ठीक है। या आप चिट मेथड भी यूज करोगे, 1 2 1 2 1 2, तो जितने भी सारे वंस रहेंगे वो रिसर्च में आएंगे, टूज वाले नहीं आएंगे, है ना। तो दीज आर ऑल सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो इसको हम कैसे, मतलब आप सैंपल को कैसे, क्या स्टेप है चूज करने के लिए, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग। नाउ सैम्पल साइज, अभी टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग 30 लोगों को ले रहे हो, तो सैम्पल साइज आप रैंडमली ले रहे हो या सैम्पल साइज नहीं, वो एक पर्टिकुलरली मेथड रहता है, एक फॉर्मूला रहता है ना। प्रिविलेंस रेट के हिसाब से हम देखते हैं, प्रिविलेंस रेट का मतलब है कि कितना ज़्यादा अकरेंस हो रहा है सेडेंट्री लाइफस्टाइल का, उसके हिसाब से आप सैम्पल साइज चुनोगे, ठीक है, फॉर्मूला डाल के। देन अजम्पशंस, आपके क्या क्या अजम्पशंस होने वाले हैं, तो वो बेसिक लॉजिक और रीजंस रहते हैं। अजम्पशंस डिस्क्राइब करते हैं एक पर्टिकुलर फिनोमेना, जैसे एग्जाम्पल आपका जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर है, आपका अजम्पशन क्या रहेगा कि ये सुधारेगा उन लोगों की डेली लिविंग एक्टिविटीज को, ठीक है। तो डेली लिविंग एक्टिविटीज अगर बराबर से हो रही है, ठीक है, तो 45 के बाद जो मेल्स में कार्डियोवास्कुलर जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल के, वो अवॉइड होंगे, है ना। आपका अजम्पशन ये है कि आगे चल के जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, अगर वो लोग अभी से मेरी रिसर्च के, मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर प्लान है, हमारा स्ट्रक्चर्ड प्लान, टीचिंग प्लान, वो अगर उन लोग सुन रहे हैं और बराबर से ये कर रहे हैं, तो आगे जाके उनको प्रॉब्लम्स ना हो पाए। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या रहते हैं, वो मेजरेबल कंपोनेंट्स रहते हैं एक ऑब्जेक्ट के, कि आप उसको कैसे गिन रहे हो, ठीक है। तो वेरिएबल दो रहते हैं वेरिएबल, फर्स्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, वो आउटकम के इफेक्ट को, वो चेंज हो जाता है, ठीक है, वो डिपेंडेंट रहता है। तो जो भी आपका रिसर्च का आपको आउटकम मिल रहा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहता है, जो कॉज करता है उसको चेंज होने के लिए, लाइक आप लोगों को, जो हम देखेंगे रिहाइड्रेशन थेरेपी पे हम रिसर्च कर रहे हैं फॉर डायरिया पेशेंट, तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा, आउटकम ऑफ द फ्लूइड, है ना। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ फ्लूइड। लाइक एग्जांपल जो हम लोग ने देखा कि हम आईटी वालों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल के ऊपर, है ना। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा कि कितना उन लोगों ने पोस्ट टेस्ट में स्कोर किया, है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या रहेगा, आपका जो लेसन प्लान रहेगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि आपने लेसन प्लान दिया, है ना, वो इंडिपेंडेंट है। वो डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि कितने अच्छे से दिया है, उसका पोस्ट है, इसका स्कोर आपका उसका
डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? जो आपका एक्शन रहेगा दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्शन के कारण जो आउटकम होगा दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। नाउ स्टेप्स क्या क्या रखते हैं अभी हम रिसर्च में। ठीक है। तो पहला है कि हमको टूल्स ऑब्टेन करना है फैक्ट्स पे। ठीक है कि अच्छा, आपने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन क्या बोलते हैं लेसन प्लान बना लिया, उसके हिसाब से आप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के 15 या 30 क्वेश्चंस डेवलप करोगे। तो आपको फैक्ट्स देखना है पहले कि टूल्स का क्या क्या फैक्ट्स है। ठीक है। उसके बाद आपको रिकॉर्ड कैसे करोगे, तो आप कैसे अपनी रिकॉर्ड करोगे, जैसे कि मैंने बताया कि हम उनको क्वेश्चन देंगे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, है ना। उसके बाद आप एनालाइज करोगे टूल डेवलप करने के लिए के बाद कि इनको समझ में आ रहा है क्या। बहुत ऐसे बड़े बड़े टर्म्स लिखोगे क्या आईटी पीपल के लिए, नहीं, कोई लॉजिक का ही नहीं रहेगा। ऐसे डिस्क्रिप्शन वाले आंसर्स लिखोगे क्या, नहीं, है ना। यू नॉट टेस्टिंग देयर नॉलेज। आप लोग यस नो कि उसने ग्रास्प किया कि नहीं किया। उसके बाद इंटरप्रेट करोगे, इंटरप्रिटेशन कि आप 2 3 लोगों को बोलोगे, है ना। टू दैट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस को कि टूल वैलिडेट करना, कि आप अपने एक्सपर्ट के पास जाओगे, है ना, जो आपका गाइड वगैरह है उनको पहले दोगे, 2 3 और एक्सपर्ट्स को दोगे कि देखो हम मेरा टूल प्लीज वैलिडेट करिए एंड बताइए बराबर है कि नहीं है। उसके बाद पायलट स्टडी। पायलट स्टडी का मतलब है कि आपकी मेन स्टडी 30 लोगों के ऊपर है, तो उस सॉरी 10% लोगों के ऊपर आप पहले एक छोटी सी स्टडी करके देखते हो, है ना। जब हम कुकिंग भी करते तो पहले एक कटोरी चख के देखते हैं कि ये बराबर है कि नहीं है। देन हम ओके बोलते हैं, ओके ओके पूरा बना हुआ है बराबर से, है ना। तो दैट इज स्मॉल स्टडीज नोन एज पायलट स्टडी। देन प्री टेस्टिंग करते हो, फिर वो कितना रिलायबल है या नहीं है वो देखते हो। ठीक है। कि आप लोगों ने पायलट स्टडी कर लिया, अभी प्री टेस्ट किया, उसके बाद आप रिलायबिलिटी निकालोगे कि अच्छा ठीक है हमारा पायलट स्टडी का ये आउटपुट है, इसका मतलब हमारा टूल रिलायबल है। ठीक है। फिर आप वैलिडेट करोगे कि पायलट स्टडी बराबर है नहीं है, उसके बाद आप मेन स्टडी की तरफ जाओगे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ रिसर्चेस क्या क्या है, क्या क्या टाइप है रिसर्च के। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव 2 टाइप के रिसर्च है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, जो उसकी अहमियता बताता है, एंड क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि अमाउंट बताता है। ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या आता है, फिनोमेनोलॉजी। ठीक है, कि कौन से फिनोमेना पे वो डेवलप की गई है वो। देन एथनोग्राफी। एथनोग्राफी मोस्ट प्रॉब्ली एथनिसिटी पे की जाती है, लाइक जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग देखोगे कि वहाँ जस्ट बिकॉज वहाँ पे इक्वेटर गया है ना, तो आप लोग देखोगे कि अफ्रीकन्स में स्किन की प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती है। ठीक है। तो जो लोग इक्वेटर के नीचे रहते हैं उनको, देन आप लोग देखोगे कि जो वाइट पीपल्स रहते हैं उनमें स्किन कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेलेनिन नहीं रहता है। एशियंस में उतना नहीं रहता है ना। तो आप एथनिक ग्रुप्स की तरफ देखोगे, जैसे मैक्सिकन हो गया, है ना, कॉकेजियन हो गया, देन इंग्लिश, देन साउथ एशियन, ऐसे। तो ये एथनिसिटी पे चले जाता है। देन ग्राउंडेड थियोरी। ठीक है। कि आपकी कोई थियोरी ऑलरेडी बनी है, आप उसको ही को और ज्यादा लाइक बियॉन्ड नहीं जा रहे हो, उसी को कोर में रख के उसके ही आजू बाजू थोड़ा बहुत करो, दैट इज नोन एज ग्राउंडेड थियोरी। देन केस स्टडी। ऑलरेडी केस हमारे पास प्रेजेंट है, लाइक एग्जाम्पल क्वालिटेटिव का मतलब है लाइक अपेंडिसाइटिस। ठीक है। तो पहले के ज़माने में एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी, लाइक चीरा मार के, बड़ा सा चीरा मार के वो लोग अपेंडिक्स को निकालते थे। फिर रिसर्च हुई क्वालिटी इंप्रूव करने की, नाउ लैप्रोस्कोपिक रहता है ना, 3 छोटे छोटे होल करते, एक से कैमरा, एक से सक्शन, एक से कटर, जाके फिर निकाल लेते हैं वो लोग, है ना। तो ये क्वालिटी रिसर्च होता है। देन हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल रिसर्च क्वालिटी इसलिए करते हैं बिकॉज यू आर नॉट क्या बोलेंगे, फैक्ट्स को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, बस थोड़ा बहुत करते करते उसको एनहांस कर रहे हो, इसलिए हिस्टोरिकल जो आपका रिसर्च रहता है वो क्वालिटेटिव रिसर्च रहता है। ओके। Then we will go on to the quantitative research. Quantitative research एक्सपेरिमेंटल रहता है, quasi एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल का मतलब है कि आप एक्सपेरिमेंट करोगे, आप एक्शन में कुछ करोगे। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि प्रैक्टिकली कुछ करके देखना, लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आप लोगों का बेड साइड में अगर आप कर रहे हो कि बेड साइड में आप मैक्सेल्फ का इफेक्ट देख रहे हो, है ना, तो दैट इज एक्सपेरिमेंटल। कॉजी एक्सपेरिमेंटल का मतलब है कि वो लाइक जैसे हम बोलते हैं कि वो सेमी एक्सपेरिमेंटल है ना, थोड़ा सा ऐसे
मॉडर्न टाइप रहता है कि हाँ, उसमें आप एक्सपेरिमेंट करोगे लेकिन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इसके साथ करोगे, है ना? तो दैट इज क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एज अ नर्सिंग हम क्वाजी एक्सपेरिमेंटल करते हैं कि हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक वाला नहीं करते, ठीक है? थोड़ा हम बोलेंगे कि मॉडर्नाइज्ड एक्सपेरिमेंटल, है ना? तो वो वाला क्वाजी एक्सपेरिमेंटल। देन नॉन एक्सपेरिमेंटल कि आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं, बस आप जाके कुछ कर रहे हो, लाइक एक्शन में नहीं हो। तो आपका है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव का रिसर्च का मतलब है कि आप जाके ऐसे अपने तरफ से कुछ इनपुट नहीं दे रहे हो, सिर्फ आपका आउटपुट आप ले रहे हो, ठीक है? आप जाके पूछ रहे हो लोगों को कि एक क्वेश्चन पेपर भर दो, है ना? आप क्वेश्चन पेपर भर, जैसे हम क्वाजी एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में कैसे करते हैं कि हम प्री टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद लेसन प्लान देते हैं, पोस्ट टेस्ट देते हैं। डिस्क्रिप्टिव में वैसे नहीं, आप जाते हो और बस उसको क्वेश्चन और आप बस टिक मार्क, जैसे सर्वे कर रहे हो। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है सर्वे करना। देन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो पेशेंट को, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर सर्वे वाला टाइप। देन कोरिलेशनल रिसर्च कि आप कोरिलेट कर रहे हो, अच्छा इस ग्रुप का ऐसा है, उस ग्रुप का वैसा है, ठीक है? आप अपनी तरफ से कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो। जो आपके सैम्पल्स हैं उनका इन अपने तरफ से एज ए रिसर्चर इनपुट कुछ नहीं है, ओनली देर इज आउटपुट फ्रॉम द सैम्पल, ओके? देन क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस देखेंगे हम क्या क्या होता है, ठीक है? तो पहले स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स को हमको डिटरमाइन करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है? उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हम रिव्यू मारेंगे लिटरेचर्स का, अच्छा इस पोर्शन में ये लिटरेचर। आप इसके रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या है कि पहले जो भी रिसर्च की गई थी, ठीक है, उसका आपका सैम्पल क्या था, ठीक है? कौन से ईयर में किया गया था, किसने किया था, ठीक है? उसके बाद उन लोग ने कौन सा मेथड यूज किया था, उसके बाद उनका आउटपुट क्या था। तो इसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं कि पहले के स्टडीज में क्या क्या किया गया था, ठीक है? फिर उसके बाद आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हो, है ना? किंग की थ्योरी, ये सारी जो भी आप लोगों ने थ्योरीज, है ना, थ्योरी डेवलप की गई है, नर्सिंग थ्योरीज, उसके बाद आप वो कंसेप्चुअल एक फ्रेमवर्क बनाते हो। फ्रेमवर्क क्या रहता है कि ब्लूप्रिंट आप लोगों के रिसर्च का, तो उसको बोलते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना, कि आप पहले ब्लूप्रिंट बनाते हो कि इस टाइम पे ये करना है, वो करना है, उसके बाद हम कैसे करोगे, क्या करोगे, दैट इज फ्रेमवर्क। ब्लूप्रिंट क्या होता है, जैसे एक घर बनता है तो ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, कि इधर पे हमारा वॉशरूम आएगा, इधर टॉयलेट आएगा, उसके बाद आप लोगों का इधर बाथरूम आएगा, इधर 3 बेडरूम्स आएंगे या 2 बेडरूम्स आएंगे, ऊपर में है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, दैट इज फ्रेमवर्क। देन उसके बाद फॉर्मुलेटिंग, आप फॉर्मुलेट करोगे आपका हाइपोथेसिस और अजम्पशंस क्या क्या है, कि आपके ये रिसर्च से क्या अजम्पशंस है। जैसे उन लोगों का नॉलेज बढ़ेगा, जैसे हम ले रहे हैं आईटी पीपल, आईटी पीपल का सेडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए नॉलेज बढ़ेगा और वो लोग उसको इनकॉपरेट करेंगे अपने डेली लिविंग एक्टिविटीज में, ठीक है? उसके बाद रिसर्च अप्रोच और रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है? आप डिज़ाइन करोगे कि कैसे कैसे आपका रिसर्च की जाएगी, है ना? फिर उसके बाद आप पॉपुलेशन को स्पेसिफाई करोगे, जैसे आईटी पॉपुलेशन, ठीक है? उसके बाद टूल डेवलप करोगे डेटा कलेक्शन के लिए, है ना? कि आप क्वेश्चनर बनाओगे 30 क्वेश्चंस, ठीक है? उसके बाद एथिकल कंसिडरेशन, आप देखोगे कि लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या है ना? आप सॉरी, एथिकल टीम के सामने आप प्रेजेंट करोगे कि ये मेरा स्टेटमेंट है, वेरिएबल ये है, हाइपोथेसिस ये है, एक प्रेजेंटेशन होता है लीगल टीम के सामने, दैट इज नोन एज एथिकल कंसिडरेशन। आपको ये देखना है कि कोई आप जो रिसर्च कर रहे हो उसके थ्रू आप कोई लीगल एस्पेक्ट या लीगल प्रॉब्लम्स में ना फंस रहे हो, ठीक है? उसके बाद आप पायलट स्टडी करोगे, ठीक है? पायलट स्टडी का मतलब क्या है, सर डमी स्टडी, छोटे पॉपुले जो आपका सैम्पल साइज है, बस सैम्पल सिलेक्शन। उसके बाद आप डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है? उसके बाद डाटा कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस करोगे उसका, है ना? प्री टेस्ट में कैसे था, पोस्ट टेस्ट में कैसे गया। फिर इंटरप्रेट करोगे कि प्री टेस्ट में मेरा एग्जाम्पल 30% नॉलेज था ये पूरे पॉपुलेशन को, लेकिन उसके बाद 70% हो गया, है ना? तो 40% हाइक आया नॉलेज में, क्यों? क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर्ड को जो आपका स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान था वो बहुत अच्छा था। फिर फिर डिसमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग, फिर आप फाइंडिंग्स को लिखोगे कि ऐसे 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 ये था, है ना? इतना आपको समझ में आया? दिस वॉज अबाउट क्वान्टिटेटिव। अभी हम देखेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। ऑलमोस्ट दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत जस्ट बिकॉज वो क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं और वो क्वांटिटी लाइक नंबर्स को डिस्क्राइब करता है, इसलिए उसमें नंबर्स फैक्टर्स ज़्यादा रहते हैं। तो क्वालिटेटिव में क्या है, पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम का एरिया देखोगे, एरिया फाइंड आउट करोगे।
उसके बाद ब्रॉड स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स आपके ब्रॉड रहेंगे, ठीक है। नैरो रहता है क्वांटिटेटिव में, क्योंकि हमको क्वांटिटी चाहिए, इसमें हमको क्वालिटी चाहिए, इसलिए ब्रॉड स्टडी ऑब्जेक्टिव्स रहता। फिर हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखोगे। फिर रिसर्च सेटिंग में एंट्री मारोगे, ये रिसर्च सेट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन और अप्रोच, ये पूरा फ्रेमवर्क ये करोगे, ठीक है। इसमें फिर रिसर्च और डिज़ाइन और अप्रोच करने के बाद फिनोमेना डिज़ाइन आती है। फिनोमेना डिज़ाइन की मतलब का क्या फिनोमेना है, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने बोला हम क्वालिटी देख रहे हैं, तो हम वो भी डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद एथनोग्राफिकल डिज़ाइन, अगर आपका कोई एथनिक ग्रुप है तो आपको उसकी भी एथनोग्राफिकल डिज़ाइन निकालनी है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया क्वालिटी वाली या रिसर्च है हमारी, तो थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहते हैं। फिर ग्राउंडेड थियोरी अप्रोच की जो बेस लाइन थियोरीज है, उसका अप्रोच क्या है, ठीक है। फिर हम केस स्टडी लेते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि हमको क्वालिटी देखना है। जैसे मैंने आप लोगों को अपेंडिक्स का एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। तो आपको केसेस को स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्वालिटी इंप्रूव हुई ही नहीं है, ठीक है। देन एक्शन रिसर्च डिज़ाइन, आपको एक्शन का आपका क्या है, रिसर्च की डिज़ाइन वो करनी पड़ेगी, क्योंकि रैंडमली यू कैन नॉट टेक एक्शन, ठीक है। अगर रैंडमली आप एक्शन ले रहे हो, लाइक क्वांटिटेटिव में क्या एक एक्शन लेते हो और आप लोगों का आउटकम बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, हर बार एक्शन लेना है आपको सेम प्रिसीजन से, सेम स्टेप से, क्योंकि आपको क्वालिटी देखनी है, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ अ स्मॉल सैम्पल, आपको एक स्मॉल सैम्पल को सिलेक्ट भी करना है, ठीक है। उसके बाद सैम्पल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो बड़ा पॉपुलेशन मतलब सैम्पल बड़ा रहता है, एंड देन फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। डेटा कलेक्ट होने के बाद डेटा को एनालाइज करना है कि बराबर से है कि नहीं है। फिर एनालाइज होने के बाद इंटरप्रिटेशन करना है आपको आपके डेटा का, ठीक है, कि इंटरप्रेट करना है जो भी आपको डेटा मिला है। उसके बाद आपको अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को ये करना है, लिखना है। ओके, इतना समझ में आया आपको क्वालिटेटिव। अभी हम नर्सिंग रिसर्च कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, तो हम नर्सिंग रिसर्च क्लिनिकल प्रैक्टिस में करते हैं, कॉमन एरियाज ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस, देन नर्सिंग एजुकेशन में करते हैं, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं, एंड हेल्थ सिस्टम एंड आउटकम ऑफ केयर में करते हैं, ठीक है। तो ये 5 जगहों पे हम लोग अपनी रिसर्च को इनकॉपरेट करते हैं, ठीक है, एक्शन में लेके आते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, ठीक है।